विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध ईएफएम, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबर लेक जयपुर, आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। साथियों, आज के ई लेक्चर में हम बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत ईएफएम विषय के पेपर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम आज जनजातीय कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों का अध्ययन करें। विद्यार्थियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजाति कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया। देश में जनजाति परिवारों में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, जबकि साक्षरता की दर नीची है। इनकी भूजोतों का आकार छोटा है, जिसमें अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं हैं, जिससे सूखा संभाव्यता की स्थिति बनी रहती है। जनजाति के लोग अत्यधिक ऋणग्रस्त हैं तथा जनजाति क्षेत्रों में परिवहन एवं संचार के साधनों की अपर्याप्तता है। विद्यार्थियों, जनजातीय समुदाय देश के कुल क्षेत्र के लगभग 15% भाग में फैले हैं, जो भिन्न भिन्न पारिस्थितिकी तथा भू जलवायु स्थितियों वाले मैदानी, पर्वतीय, जंगली और दुर्गम क्षेत्रों पर रहते हैं। विभिन्न जनजातीय समुदायों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास का स्तर अलग अलग है। जनजातीय समुदाय के लोग हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पांडिचेरी और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में रहते हैं। विद्यार्थियों, देश के जनजातीय बहुल राज्य, जहां कुल जनसंख्या की 50% से अधिक जनसंख्या जनजातीय है, इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप। यदि जनसंख्या की दृष्टि से अनुसूचित जनजातियों के बीच तुलना की जाए तो अनुसूचित जनजाति की आधी से अधिक आबादी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में है। सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में हैं। इसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों का स्थान है। विद्यार्थियों, भारत सरकार ने वर्ष 1999 में जनजातीय मामलों से संबंधित मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स स्थापित किया। यह मंत्रालय अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित क्षेत्र 5वीं एवं 6ठी अनुसूची के विकास, जनजातीय अनुसूची में सम्मिलित करने तथा उससे बाहर निकालने एवं जनजातीय विकास हेतु स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए समग्र नीति बनाने, कार्यक्रमों की योजना बनाने एवं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए यह एक नोडल मंत्रालय है। यह नोडल मंत्रालय के रूप में उत्तरदायी है। विद्यार्थियों, जनजातीय विकास प्रयासों का केंद्र बिंदु निम्नलिखित क्षेत्र हैं: पहला, आय सृजन; दूसरा, जनजातीय क्षेत्रों में आधार संरचना का विकास; तीसरा, शिक्षा का विकास; चौथा, रोजगार प्रेरित प्रशिक्षण; पांचवा, उचित कीमत एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना; छठा, स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना; सातवां, आदिम जनजातीय समूह प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का विकास; आठवां, जनजातीय विकास हेतु सहायता देना; नवां, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर वित्त निगम; 10वां, अनुसंधान। विद्यार्थियों, 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास के द्वारा अनुसूचित जनजातियों का सशक्तिकरण रहा है। जनजातीय कल्याण के संबंध में 10वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार का यह प्रयास रहा है कि अनसुलझे मुद्दों का समाधान किया जाए एवं निरंतर चली आ रही समस्याओं को हल किया जाए। इस दृष्टि से वार्षिक योजना 2002-2003 में अपनाई गई नीति इस प्रकार थी: पहला, भूमि से विमुख हो रहे जनजातीय लोगों को सुरक्षा प्रदान करना तथा इससे संबंधित ऋणग्रस्तता
एवं शोषण की समस्या का समाधान करना। विस्थापित जनजातीय लोगों पर विशेष ध्यान रखते हुए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय नीति की शीघ्र घोषणा करना। वन केंद्रित गतिविधियों में जनजातीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना ताकि जनजातीय अर्थव्यवस्था ट्राइबल इकोनॉमी को जनजातीय लोगों की वनों से विमुख हुए बिना प्रोत्साहित किया जा सके। पराधीन आदिम जनजातीय समूह प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को सुरक्षा प्रदान करना। इसके लिए पहले से क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए जिसमें स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका रहेगी। 5वां, विकास की प्रक्रिया में जनजातीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। विद्यार्थियों, अब हम जनजातीय विकास से संबंधित कुछ कार्यक्रम जो देश में चलाए जा रहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, हम जनजातीय विकास से संबंधित जो कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, अब हम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इन एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं यानी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देश में विद्यार्थियों 195 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। विद्यार्थियों, ये परियोजनाएं उन क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही हैं जहां विकास खंडों अथवा खंडों के समूहों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50% से अधिक है। विद्यार्थियों, छठी पंचवर्षीय योजना में ITDP क्षेत्रों के बाहर के ऐसे पॉकेट जिनकी कुल आबादी 10,000 हो तथा जिसमें कम से कम 5,000 अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हों, उन्हें माडा मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच के अंतर्गत जनजातीय उपयोजना के तहत सम्मिलित किया गया। विद्यार्थियों, अब तक देश में 259 माडा क्षेत्रों को चिन्हित किया जा चुका है। विद्यार्थियों, इसके अलावा 82 ऐसे समूहों को चिन्हित किया गया है जिनमें प्रत्येक समूह की कुल 5,000 आबादी में 50% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। विद्यार्थियों, वर्ष 2011-12 की आर्थिक योजना में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास हेतु 3,723 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे विशिष्ट केंद्रीय सहायता यानी स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के बारे में। विद्यार्थियों, जनजातीय मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा जनजातीय उपयोजना द्वारा विशिष्ट केंद्रीय सहायता दी जाती है। यह सहायता विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में किए गए वित्तीय प्रावधानों की कमी की पूर्ति हेतु दी जाती है। इसमें उत्तर पूर्व के राज्य असम, मणिपुर एवं त्रिपुरा तथा कुछ केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं। विद्यार्थियों, यद्यपि विशिष्ट केंद्रीय सहायता के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को टीएसपी यानी ट्राइबल सब प्लान के लिए दिए जाने वाले कोष वर्ष 2003-04 से गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। विशिष्ट केंद्रीय सहायता SCA का उपयोग टीएसपी कोषों के साथ किया जाता है ताकि कोषों की कमी की पूर्ति की जा सके। विद्यार्थियों, प्रारंभ में जनजातीय उपयोजना टीएसपी हेतु विशिष्ट केंद्रीय सहायता का उद्देश्य परिवार आधारित आय सृजन गतिविधियों फैमिली बेस्ड इनकम जनरेशन एक्टिविटीज ऑफ द टीएसपी हेतु आवश्यक कोषों की कमी की पूर्ति करना था, लेकिन अब SCA का उपयोग रोजगार सह आय सृजन गतिविधियों एवं उसके लिए आधार ढांचे के निर्माण हेतु भी किया जा सकेगा। विद्यार्थियों, इसके लिए न केवल परिवार आधारित
गतिविधियां अपितु स्वयं सहायता समूह अथवा समुदाय द्वारा चलाई जा रही गतिविधियां भी सम्मिलित की जा सकेंगी। विद्यार्थियों जनजातीय उपयोजना के लिए दी जाने वाली विशिष्ट सहायता का अंतिम उद्देश्य मांग आधारित आय सृजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है। परिणाम स्वरूप कृषि, बागवानी, भूमि सुधार, जलाशयों का विकास अथवा मिट्टी एवं नमी का संरक्षण, पशुपालन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, वनों का विकास अथवा वन गांवों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एवं लघु स्तरीय उद्योग एवं जनजातीय महिलाओं के क्षेत्र में जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा किया जाना है। विद्यार्थियों जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता 100% अनुदान के रूप में होती है, जिससे परिवारों हेतु आय उपार्जन संबंधी विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को प्रारंभ किया जा सके, महत्वपूर्ण अवसंरचना तैयार की जा सके तथा स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक कार्यकलापों, मूल आदिवासी समूहों तथा जंगल में बसे हुए गांवों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुदान की। विद्यार्थियों, जनजाति मामलों का मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम उपबंध के अंतर्गत 21 जनजातीय उपयोजनाओं एवं जनजाति बहुसंख्यक 4 राज्यों 4 ट्राइबल मेजॉरिटी स्टेट्स में जनजाति विकास से संबंधित ऐसी परियोजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए अनुदान देता है जो राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार के अनुमोदन से अपने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों अथवा राज्य के शेष हिस्सों में प्रशासनिक स्तर में सुधार लाने के लिए क्रियान्वित की जाती है। विद्यार्थियों, वर्तमान में विशिष्ट ढांचागत परियोजनाओं जैसे सड़क, पुल, सौर विद्युतीकरण, विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण एवं सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु कोष प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 1993-98 से संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत दिए गए कोषों का एक हिस्सा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु जारी किया गया है, ताकि जनजाति के विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा दी जा सके। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे आदिम जनजाति समूह के लिए योजना की। विद्यार्थियों, स्कीम फॉर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स देश के 15 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जनजाति समुदायों ट्राइबल कम्युनिटीज की पहचान कर उन्हें आदिम जनजाति समूह प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के वर्ग में रखा गया है। इस वर्ग में सम्मिलित किए गए समुदायों को इस वर्ग में रखने का आधार रहा है तकनीकी का पूर्व कृषि स्तर, प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, साक्षरता का नीचा स्तर, घटती हुई अथवा स्थिर जनसंख्या। इन समूहों के विकास के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसे केंद्रीय क्षेत्र योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम की संज्ञा दी गई है। इस योजना के अंतर्गत एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जनजाति अनुसंधान संस्थानों, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एवं गैर सरकारी संगठनों, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसी परियोजनाओं गतिविधियों को संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो विद्यमान कार्यक्रमों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की गई। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे जनजाति अनुसंधान संस्थान की, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। विद्यार्थियों, देश में 15 जनजाति अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं। ये संस्थाएं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल,
उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थापित की गई हैं। विद्यार्थियों, जनजाति मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2002-3 में पोर्ट ब्लेयर में जनजाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को सहायता अनुदान दी है। ये संस्थान राज्य सरकारों को नियोजन हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराती हैं तथा शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन कराती हैं। इसके अलावा ये आंकड़े एकत्र करती हैं, प्रथागत कानून को विधिबद्ध करती हैं एवं प्रशिक्षण कार्यों, सेमिनारों एवं कार्यशालाओं को संचालित करती हैं। इन संस्थाओं में से कुछ ने संग्रहालय स्थापित कर रखे हैं जिनमें जनजातीय शिल्प तथ्यों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं हेतु छात्रावास की। विद्यार्थियों, जनजाति की बालिकाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तृतीय पंचवर्षीय योजना में बालिका छात्रावास योजना गर्ल्स हॉस्टल स्कीम की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत छात्रावासों की निर्माण लागत का 50% केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों को प्रदान किया जाता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में निर्माण लागत का 100% केंद्रीय सहायता प्रदत्त की जाती है। जनजाति बालिका छात्रावासों के पैटर्न पर 1989-90 में जनजाति बॉयज के लिए छात्रावासों की स्कीम शुरू की गई, बॉयज हॉस्टल स्कीम। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालय की। विद्यार्थियों, जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 1990-91 से आश्रम विद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम शुरू की गई। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को 50% एवं 100% क्रमशः के आधार पर केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अब हम बात करेंगे जनजाति क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की, वोकेशनल ट्रेनिंग इन ट्राइबल एरियाज। विद्यार्थियों, वर्ष 1992-93 में जनजाति क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया। विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजाति युवकों में कौशल का विकास करना है ताकि वह रोजगार प्राप्त कर सकें अथवा स्वरोजगार अवसरों का लाभ उठा सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना का प्रावधान है। 1 अप्रैल 2009 में इसमें संशोधन किया गया तथा अब प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 30,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता दी जाएगी। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ की, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की। विद्यार्थियों, भारत सरकार ने वर्ष 1987 में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड की स्थापना करी। विद्यार्थियों, ट्राइफेड के प्रमुख उद्देश्य हैं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को उनकी गौण वन उपज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एवं अधिशेष कृषि उपज, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए विपणन सहायता प्रदान करना ताकि उन्हें लाभकारी कीमत मिल सके तथा निजी व्यापारियों एवं मध्यस्थों के शोषण से बचाया जा सके। विद्यार्थियों, ट्राइफेड राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सहकारी संस्था है। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम की, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की। विद्यार्थियों, अप्रैल 2001 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम को विभाजित करके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSTFDC की स्थापना की गई। विद्यार्थियों, यह एक सरकारी उपक्रम है जिसकी अधिकृत पूंजी
31/12/16 को 534.10 करोड़ थी। विद्यार्थियों, यह निगम अनुसूचित जनजाति के लोगों को 10 लाख रुपए प्रति इकाई तक की लागत वाली आय सृजित करने वाली स्कीमों के लिए रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम अनुसूचित जनजाति के लोगों हेतु चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान देता है। विद्यार्थियों, इसके अलावा NST-FDC लक्षित समूह द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों के संबंध में पश्चगामी एवं अग्रगामी संयोजन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस स्थापित करता है। जनजाति परिवारों के वह सदस्य जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय निर्धनता रेखा की सीमा के लिए निर्धारित आय के दुगने से अधिक नहीं हो, वे कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, निर्माणी एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे गौण वन उपज के लिए सहायता अनुदान की। विद्यार्थियों, गौण वन उपज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के व्यापार को संचालित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा इन संस्थाओं को 100% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। ये संस्थाएं हैं राज्य जनजाति विकास सहकारी निगम, स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन, दूसरा वन विकास निगम, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तीसरा गौण वन उपज व्यापार एवं विकास संघ, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट फेडरेशंस। विद्यार्थियों, केंद्र सरकार की इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा इन कार्यों के लिए अनुदान का उपयोग किया जा सकता है। ये कार्य हैं: पहला, गौण वन उपजों की खरीद की मात्रा में वृद्धि करने के लिए राज्य जनजाति विकास सहकारी निगम के अंश पूंजी आधार को सुदृढ़ करना। दूसरा, वैज्ञानिक आधार पर गोदामों का निर्माण। तीसरा, MFP मदों के मूल्य संवर्धन हेतु प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना। चौथा, निगमों द्वारा शोध एवं विकास गतिविधियों का संचालन। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे ग्रामीण अन्न बैंक योजना के बारे में, विलेज ग्रेन बैंक स्कीम। विद्यार्थियों, वर्ष 1996-97 में केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय गांवों में अन्न बैंक की योजना शुरू की गई। विद्यार्थियों, यह कार्यक्रम कुछ चुने हुए क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जनजाति के बच्चों में पोषण के स्तर में आ रही गिरावट को रोकना तथा कुपोषण से बचाव करना है, ताकि जनजाति क्षेत्रों में कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु को रोका जा सके। विद्यार्थियों, जनजाति मामलों का मंत्रालय ग्रामीण अन्न बैंक योजना के लिए भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड के माध्यम से कोष उपलब्ध कराता है। अब हम बात करेंगे स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की, एड टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। विद्यार्थियों, भारत सरकार का जनजाति मामलों का मंत्रालय उन स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करता है जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु निम्नलिखित परियोजनाओं का संचालन करते हैं। विद्यार्थियों, ये परियोजनाएं हैं: पहला, आवासीय विद्यालय। दूसरा, छात्रावास। तीसरा, औषधालय। चौथा, कंप्यूटर प्रशिक्षण। पांचवा, शीघ्र लिपि एवं टंकण प्रशिक्षण। छठा, बालवाड़ी अथवा पालन गृह क्रैचेस, बशर्ते यह क्षेत्र ICTS कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर नहीं किया गया हो।
सातवां पुस्तकालय एवं दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल इकाई। विद्यार्थियों, उपर्युक्त कार्यों के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि परियोजना की कुल अनुमोदित लागत के 90% तक सीमित रहती है। शेष 10% राशि अनुदान लेने वाले संगठन द्वारा वहन की जाती है। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की। विद्यार्थियों, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह स्कीम वर्ष 1994 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत एससी व एसटी के वह विद्यार्थी जो मैट्रिकुलेशन के बाद पेशेवर, तकनीकी एवं गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों सहित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययन जारी रखना चाहते हैं, वे वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यह स्कीम राज्य सरकारों एवं केंद्र प्रशासन के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत वचनबद्ध दायित्व के अतिरिक्त ओवर एंड अबव 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे निम्न साक्षरता क्षेत्रों में बालिका शिक्षा के बारे में। विद्यार्थियों, यह कार्यक्रम 1993-94 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 8 राज्यों में 48 चिन्हित जनजाति जिलों में जनजाति महिलाओं के साक्षरता स्तर को ऊंचा उठाना था। इन जिलों में जनजाति महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 2% से भी नीचे था। इस कार्यक्रम में जुलाई 1998 में संशोधन किया गया तथा वर्तमान में इसके अंतर्गत 14 राज्यों की उन 134 जिलों को शामिल किया गया है, जहां अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता की दर 10% से भी नीचे है। इस कार्यक्रम के तहत पहले से पांचवी कक्षा तक की बालिकाओं के लिए आवासीय शैक्षिक कॉम्प्लेक्स रेजिडेंशियल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्वयंसेवी संगठनों एवं राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा किया जा रहा है। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे कुछ अन्य शैक्षिक योजनाएं जो जनजाति विकास से संबंधित हैं। विद्यार्थियों, भारत सरकार का जनजाति मामलों का मंत्रालय अनेक अन्य शैक्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी एजेंसी के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, विदेशों में उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु दी जाने वाली नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, बुक बैंक, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी हेतु दी जाने वाली कोचिंग तथा एसटी विद्यार्थियों के लाभार्थ मेरिट का उन्नयन, अपग्रेडेशन ऑफ मेरिट इत्यादि। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे राजस्थान में जनजाति कल्याण कार्यक्रम के बारे में। विद्यार्थियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 92.38 लाख थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 13.5% है। 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य में 54.75 लाख जनजाति के लोग थे, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 12.44% था। विद्यार्थियों, राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही जिलों में जनजातियों का संकेंद्रण है। यह क्षेत्र जनजाति उपयोजना कहलाता है, जिसमें 18.30 लाख जनजातियों के लोग बसते हैं। यह राज्य की जनसंख्या का 43.73% है। आदिवासी उपयोजना में 4,409 गांव शामिल किए गए हैं, जिनका क्षेत्रफल 19,571 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा राज्य में जनजाति संकेंद्रण वाले 44 खंड हैं, जिसे माडा क्षेत्र यानी मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच कहते हैं। माडा क्षेत्र राज्य के 16 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें 3,589 गांव शामिल किए गए हैं। माडा क्षेत्र में जनजातियों के 10.33 लाख लोग निवास करते हैं, जो जनजाति के लोगों की कुल संख्या का 24.70% है। विद्यार्थियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में जनजाति कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में आदिवासियों की दयनीय हालत को ध्यान में रखते हुए दूसरी योजना में बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ खंड को
बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंड के रूप में चुना गया। विद्यार्थियों, दूसरी योजना 1956 में बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ खंड को बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंड मल्टीपर्पज ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक के रूप में चुना गया। इसके बाद तृतीय एवं चतुर्थ योजनाओं में 18 विकास खंडों में जनजाति विकास कार्यक्रम यानी ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। राज्य के उन विकास खंडों को जनजाति विकास खंड माना गया जिनकी कुल जनसंख्या में 2/3 जनसंख्या आदिवासियों की थी। विद्यार्थियों, इन विकास खंडों में जनजाति विकास हेतु केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता प्राप्त की गई। जनजाति विकास खंडों में शिक्षा के प्रसार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासी कल्याण हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया जिसे जनजाति उप योजना यानी ट्राइबल सब प्लान की संज्ञा दी गई। इसी योजना में शहरिया आदिवासियों के कल्याण हेतु 1977-78 में शहरिया विकास योजना प्रारंभ की गई। वर्ष 1978 और 79 में 78-79 में परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण माडा यानी मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच माडा MADA नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। राज्य के विभिन्न जिलों में बिखरी हुई जनजातियों के विकास हेतु बिखरी जनजाति कार्यक्रम स्कैटर्ड ट्राइबल पॉपुलेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। इसी प्रकार राज्य में जनजाति के लोगों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से कुछ योजनाएं हैं जनजाति उप योजना, शहरिया विकास कार्यक्रम, बिखरी जनजाति कार्यक्रम। राजस्थान में जनजाति के लोगों के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं के अंतर्गत राज्य की 100% जनजातियों को शामिल किया जा चुका है। राज्य में भील, मीणा, गरसिया, सहरिया व दामोर प्रमुख जनजातियां हैं। विद्यार्थियों, जनजाति क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं का हम अध्ययन करेंगे। राज्य के जनजाति क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहला, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। दूसरा, भूजोतों का छोटा आकार। तीसरा, नीची साक्षरता। चौथा, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। पांचवां, परंपरागत कृषि विधियां। छठा, अत्याधिक ऋणग्रस्तता। सातवां, जानवरों की खराब नस्लें। आठवां, कृषि द्वारा जीवन निर्वाह करना। नवां, बाजार सुविधाओं की अपर्याप्तता। 10वां, सूखा संभाव्यता। 11वां, अत्याधिक बेरोजगारी। 12वां, परिवहन तथा संचार के साधनों की अपर्याप्तता। तो विद्यार्थियों, ये हमने देखा कि कुछ जनजातीय क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं के बारे में। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखा कि राजस्थान में किस प्रकार से जनजाति कल्याण कार्यक्रम शुरू किए गए। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे राजस्थान में आदिवासी कल्याण के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। और सबसे पहले हम बात करेंगे जनजाति उप योजना क्षेत्र ट्राइबल सब प्लान एरिया। राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही जिलों की 23 पंचायत समितियों में जनजातियों का संकेंद्रण है। यह क्षेत्र जनजाति उप योजना कहलाता है यानी ट्राइबल सब प्लान एरिया। राज्य की कुल जनजाति जनसंख्या की 54.8 लाख लोगों में से 24 लाख लोग जनजाति उप योजना क्षेत्र में आते हैं। जनजाति उप योजना क्षेत्र में 4,409 गांव सम्मिलित किए गए हैं, जिनका क्षेत्रफल 19,571 वर्ग किलोमीटर है। जनजाति उप योजना 1974-75 में शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारना तथा जनजातियों व जनजाति क्षेत्रों के विकास की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा जनजातियों व जनजाति क्षेत्रों के विकास की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि इनके लिए न्याय व समानता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। विद्यार्थियों, अगली यहाँ योजना आएगी परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। राजस्थान में जनजाति संकेंद्रण वाले 44 खंड हैं, जिन्हें मिलाकर माडा क्षेत्र का निर्माण किया गया है। माडा क्षेत्र राज्य के 16 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें 3,589 गांव शामिल किए गए हैं। माडा क्षेत्र में जनजातियों के 10.33 लाख लोग निवास करते हैं, जो जनजातियों की कुल जनसंख्या का 24.70% है।
विद्यार्थियों, माडा कार्यक्रम 1978-79 में शुरू किया गया था, जिसमें वैयक्तिक लाभ पहुंचाने वाली स्कीमें सम्मिलित की गई थी। इस कार्यक्रम में शैक्षिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थियों, अगला कार्यक्रम यहाँ आएगा माडा क्लस्टर, यानी माडा समुदाय, माडा क्लस्टर। जनजाति कल्याण के इस कार्यक्रम के अंतर्गत 8 जिलों के 159 गांवों की 0.37 लाख जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है। विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम में राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या के 0.89% लोगों को शामिल किया गया है। माडा समुदाय कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं जैसे कृषि प्रदर्शन, बागवानी, सब्जी के बीजों के पैकेटों का वितरण, कुओं को गहरा करवाना, हैंडपंप लगवाना, सहकारी समितियों की अंश पूंजी के लिए अनुदान, चिकित्सा कैंपों इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया गया है। लघु सिंचाई कार्यों तथा हैंडपंप लगाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो इसके अंतर्गत ये सारे कार्य आते हैं। अगली योजना जो विद्यार्थियों यहाँ पे है, जो राजस्थान में जनजाति कल्याण की योजनाओं में आती है, वो है सहरिया विकास कार्यक्रम। विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे अधिक पिछड़ी हुई सहरिया जनजाति के विकास हेतु सहरिया विकास कार्यक्रम SGP, सहरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। सहरिया एक आदिम जनजाति है जो राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद एवं किशनगंज पंचायत समितियों में निवास करती है। इस जाति के लोगों की जनसंख्या 33,978 है, जो राज्य की आदिवासी जनसंख्या का 0.81% है। विद्यार्थियों, सहरिया जनजातियों के विकास हेतु विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। लघु सिंचाई कार्यों जैसे कुओं को गहरा करना, एनीकट निर्माण, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं तथा डीजल पंप सेट लगाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आश्रम छात्रावासों के संचालन द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया है। विद्यार्थियों को वर्दी, स्टेशनरी उपलब्ध करवाई गई है तथा पेयजल सुविधाओं के प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम में शिक्षा, प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्रों के संचालन तथा लघु सिंचाई कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। सहरिया जनजाति में साक्षरता कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए सहरिया जनजाति में साक्षरता कार्यक्रम को गति प्रदान करने के उद्देश्य से यहाँ पे शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान में जनजाति विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे हम एक कार्यक्रम का जिक्र और करेंगे, बिखरी हुई जनजाति जनसंख्या कार्यक्रम, स्कैटर्ड ट्राइबल पॉपुलेशन प्रोग्राम। ये राज्य के 28 जिलों में जनजाति के लोग बिखरे हुए हैं। राज्य के 28 जिलों में जनजाति के लोग बिखरे हुए हैं, अतः राज्य की आदिवासी जनसंख्या के 29.85%, 29.85% लोगों के कल्याण हेतु यह योजना बनाई गई है। इस कार्यक्रम में फलों के पौधों का वितरण, सब्जियों के बीजों के पैकेटों का वितरण, ग्रामीण आवास तथा उपभोक्ता दुकानों के संचालन को प्रोत्साहित किया जाता है। इस क्षेत्र में रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ कार्यक्रम थे जो राजस्थान में जनजाति कल्याण से संबंधित हैं, जिनको राजस्थान में चलाया जा रहा है। और हमने आज के ई लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से देश में जनजाति कल्याण को लेकर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, राजस्थान में किस प्रकार जनजाति कल्याण को लेकर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज के ई लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।